हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो कि सिविक्स का चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर पास शेयरिंग। और आज हम इसका ओवरव्यू फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे। हम एक एक चैप्टर एक एक लाइन रीड करके अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूंगी मैं दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लाइंस, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ पास शेयरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरव्यू दिया हुआ है। ओवरव्यू में हम स्पेशली पढ़ते हैं कि व्हाट इज अवलोकन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी पैटर्न होता है, किस तरह से डेमोक्रेसी में हम जो पावर होती है वो डज नॉट रेस्ट विद एनी वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम गवर्नमेंट में देखते हैं ऐसे नहीं होता किसी एक के पास ही सही सही पावर होती है, किसी एक ऑर्गन जो होता है गवर्नमेंट का, किसी एक अंग के पास ही ऐसा नहीं कि सारी की सारी शक्ति होती है और पावर होती है। बट ये जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में डिवाइडेड होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन इंटेलिजेंट शेयरिंग ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द डिजाइन ऑफ अ डेमोक्रेसी। तो किसी भी कंट्री की अगर आपको डेमोक्रेसी की अच्छे से प्रॉपर डिजाइन करना, पूरी की पूरी डेमोक्रेसी फॉलो करनी है, तो उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें पावर को शेयर करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं कि किसी एक के पास पावर को नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें उसे हर किसी में बराबर बांटना चाहिए। तो ऐसे ही ये जो जिस तरह से हम इसको पावर को यहाँ डिवाइड कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अमंग दी वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हमारे पास है, यहाँ पे लिखी हुई है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि एक्चुअली जो पावर शेयरिंग होता है वो कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले कि किस टाइप की पावर शेयरिंग होती है, क्यों पावर शेयरिंग को हमें फॉलो करना चाहिए। तो ये मेन इंपॉर्टेंट हेडिंग्स है इस चैप्टर की। तो देखते हैं आगे इन दिस एंड द नेक्स्ट टू चैप्टर्स, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स जो अगर हम बात करें सिविक्स की तो हर एक चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब ये आपको बहुत जरूरी है पहले ये चैप्टर समझने के, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके आगे के दो चैप्टर्स और भी हैं इस चैप्टर में। इसके साथ ही हम इस लेसन में दो स्टोरीज के द्वारा ये कहानी को समझेंगे, पूरे के पूरे जो कॉन्सेप्ट है पावर शेयरिंग का समझेंगे। और ये कहानी है बेल्जियम की और श्रीलंका की। इसके किस तरह से इनकी कंट्रीज में, इनकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में किस तरह पावर को पावर शेयरिंग की, किस तरह से इन्होंने हर एक लोगों को जो वहां रहते थे उनको किस तरह से इन्होंने पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया। अगर गवर्नमेंट में भी लेवल थे, डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट थी, जैसे हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है, तो क्या सबको अच्छे से पावर मिली और नहीं मिली। तो इसके मेन रीजन भी होते हैं कि हमें पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए। हमें पावर शेयरिंग इसलिए करनी चाहिए क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि किसी एक ही इंसान के पास ज्यादा से ज्यादा पावर होती है तो कभी बहुत ऐसी वजह होती है, कई ऐसे टाइम आता है जब वो इस पावर का मिसयूज कर सकते हैं। इसके साथ ही जब हम इक्वल पावर शेयरिंग करते हैं, अगर सबको डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर दें तो एक इक्वालिटी की जो फीलिंग है वो भी रेज होती है, और इससे बहुत सारे लोगों के बीच में किस तरह के लड़ाई झगड़े नहीं होते, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते, किस तरह के इश्यूज क्रिएट नहीं होते। और जब इस तरह के इश्यूज क्रिएट नहीं होते, सब लोग मिलजुल के आराम से पीसफुली आराम से रहते हैं। और इसी से जो गवर्नमेंट है पॉलिटिकली बहुत ही स्टेबल होती है। और जब हमें पता है जब भी कोई भी गवर्नमेंट अगर पॉलिटिकली स्टेबल होगी तो वो बहुत अच्छे से काम करेगी, लोगों की सेवा करेगी, जनता भी उनसे खुश रहेगी। इसके साथ ही इक्वल अगर बैलेंस होता है पावर का तो किसी के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता, और जब बर्डन नहीं पड़ता तो वो बहुत ही काम अच्छे तरीके से किया जाता है। और इस अगर लड़ाई झगड़े नहीं होती किसी भी कंट्री में, क्योंकि सबको एक समान अधिकार मिले, सब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उन कंट्रीज में कभी भी सिविल वॉर या पार्टीशन जैसी स्थिति कभी पैदा नहीं होती है। तो अब हम देखते हैं बेल्जियम और श्रीलंका का केस, किस इसके द्वारा हम पूरे चैप्टर को समझेंगे इन दो जगहों की कहानी के द्वारा कि बेल्जियम में ऐसा क्या हुआ था, किस तरह से पावर शेयरिंग बहुत ही जरूरी हो गई थी वहां पे। तो पहले इस पेज में आपका इंट्रोडक्शन दिया है बेल्जियम कंट्री का और श्रीलंका कंट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। अगर हम देखें तो बेल्जियम किस तरह की कंट्री है, तो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, यूरोप में है, और ये स्मॉलर एरिया दैन द स्टेट ऑफ हरियाणा। अगर हम इस कंट्री की बात करें तो ये एरिया वाइज स्मॉल बहुत ही छोटी है, और कितनी छोटी है, जैसे कि हम हमारे इंडिया में स्टेट है हरियाणा। इट हैज बॉर्डर्स विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और अगर हम इसकी बॉर्डर शेयरिंग देखें किस किस देशों के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है, तो ये बेल्जियम जो कंट्री है वो अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है फ्रांस के साथ, नीदरलैंड के साथ, जर्मनी के साथ और एंड लग्जमबर्ग के साथ। इसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इसकी पॉपुलेशन लिटिल ओवर 1 करोड़ तक है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन हरियाणा। हरियाणा की पॉपुलेशन को देखिए इनकी जो पॉपुलेशन वो आधी है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जो एथनिक कॉम्पोजिशन जो इस जगह का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। एथनिक कॉम्पोजिशन रिलेटेड होता है जिससे वहाँ के जो लोग वहाँ पे रहते हैं वो किस जाति, किस धर्म, किस भाषा से ज्यादा आए हैं,
और उनमें से जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि पूरे जो लोग यहाँ पे रहते थे वो किस कल्चर को बिलोंग करते थे, किस कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि इस कंट्री में जो टोटल पॉपुलेशन थी उसमें जो 59% जो लोग थे वो फ्लैमिश रीजन में रहते थे, और वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो बोलते थे डच लैंग्वेज। इसके बाद 40% पीपल जो थे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे बेल्जियम में, और वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो बोलते थे फ्रेंच। तो यहाँ से 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसको प्रिपेयर करिएगा, उसको याद रखिएगा कि 59% जो पीपल थे, जो लोग थे, वो फ्लेमिश रीजन में रहते थे, और वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो डच लैंग्वेज बोलते थे। और जो 40% जो रेस्ट लोग थे वहां पे वो वेलोनिया रीजन में रहते थे और वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। इसके साथ ही 1% लोग थे बेल्जियम में जो जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। इसके अलावा जो कैपिटल सिटी की बात की, तो हमने पूरी कंट्री की बात की, अगर हम कैपिटल सिटी देखें तो ब्रूसेल्स वहाँ की बेल्जियम कंट्री की ब्रूसेल्स जो है वो कैपिटल सिटी है। और यहाँ पे अगर हम कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन देखें जो कि भाषा के आधार पर है, तो पूरा का पूरा अलग है। यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन दिया है उसके बिल्कुल ही अलग है। जैसे यहाँ पे अगर 59% हमने देखा था लोग वहां पे डच बोलते हैं, तो यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर पूरे देश की बात करें तो वहां पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट अलग है। और अगर हम ब्रूसेल्स का देखें, ब्रूसेल्स की अगर पूरी सिटी की बात करें, तो अगर वहां पे पूरे में कम है जो डच जो है बहुत ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो यहाँ पे डच सिर्फ 20% लोग बोलते हैं। और वहां पे अगर फ्रेंच हम बात करें तो 40% लोग बोलते थे, तो यहाँ पे देखेंगे तो 80% लोग, तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पे 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच भाषा को यूज करते हैं। तो इस तरह से हमें ये समझ में आ गया कि भाषा के आधार पे यहाँ पे लोग दो कैटेगरीज में थे, एक तो मेजोरिटी और एक माइनॉरिटी। अब जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी, मेजोरिटी मतलब बहुत ज्यादा संख्या में जो लोग किसी चीज को फॉलो करते हैं, किसी भाषा, किसी कल्चर को, और माइनॉरिटी मतलब कम संख्या में जो लोग फॉलो करते हैं किसी चीज को। तो यहाँ पे नेक्स्ट तरह में दिया है, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अगर हम माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल की, यहाँ पे लोगों की बात करें फ्रेंच स्पीकिंग की, तो बहुत ही रिच और पावरफुल थे। बट this was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later। तो इन ये जो डच स्पीकिंग पीपल थे उनको हमेशा उनको गुस्सा आता था इस बात पे कि उनके साथ शायद भेदभाव हो रहा है, उनको उतने इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे, उनकी इकोनॉमिक इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही, वो अपने आप को इतना डेवलप नहीं कर पा रहे जितने की फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने कर लिया है अपने आप को एजुकेशन के द्वारा और हर जगह से। तो दिस लेड टू टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी। तो इसी वजह से इनमें हमेशा टेंशन रेज रहती थी कि होता है कि अगर किसी भी कंट्री में किसी भी बेस पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बेस पे देखा जाए, जैसे कुछ लोग रिच हो और बहुत ज्यादा लोग पुअर हो, उनको कोई अधिकार ना मिले, तो एक तरह की जो भेदभाव वाली स्थिति आती है, टेंशन आ जाती है, और इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे कुछ हुआ यहाँ भी, the tensions between the two communities was more acute in Brussels। तो ऐसी जो टेंशन की स्थिति थी वो हमने ब्रूसेल्स में भी देखी। ब्रूसेल्स प्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम, ब्रूसेल्स की जो एक स्पेशल प्रॉब्लम थी, और क्या प्रॉब्लम थी, द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री बट माइनॉरिटी इन द कैपिटल। यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि जो अगर डच स्पीकिंग लोगों की हम बात करें, जो यहाँ पे पूरी कंट्री में देखा जाए तो डच स्पीकिंग जो लोग थे वो कम, डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन द कंट्री। जो डच स्पीकिंग हमने पूरा कंट्री का देखा बेल्जियम का, तो 59% ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे थे वो जो डच भाषा का यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे। पर अगर हम सिर्फ ब्रूसेल्स की बात देखें तो ब्रूसेल्स में डच स्पीकिंग लोग जो थे वो बहुत ही कम थे। कितने थे? सिर्फ 20%। चलिए अब हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं श्रीलंका का। तो लेट अस कंपेयर दिस टू दी सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। अगर देखा जाए तो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द सदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, और ये कुछ ही दूरी पे है सदर्न कोस्ट तमिलनाडु से। इट हैज टू अबाउट 2 करोड़ पीपल, अबाउट द सेम एज इन हरियाणा। और यहाँ पे भी 2 करोड़ लोग हैं जैसे कि हरियाणा में है। लाइक अदर नेशंस इन दिस साउथ एशिया रीजन, श्रीलंका हैज अ डाइवर्स पॉपुलेशन। किसी भी साउथ एशिया नेशन की बात करें तो उसी तरह से यहाँ भी श्रीलंका में भी बहुत ही डाइवर्स पॉपुलेशन। डाइवर्स पॉपुलेशन वही कि लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, हर रिलीजन के बेस पे यहाँ पे तरह तरह के अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो इसी में से हम जो मेजर सोशल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे जो वहां पे श्रीलंका में थे, वो है हमारे फर्स्ट है सिन्हला स्पीकर। तो सिन्हला एक भाषा होती है, तो जो भाषा ये लोग यहाँ पे बोलते थे सिन्हला, तो उन्हीं को सिन्हली लैंग्वेज को ये लोग यूज करते थे, तो उसी को से रिलेटेड ये सिन्हला। तो जो
लोग इस भाषा बोलते थे उनको हम बोलते हैं सिन्हेला स्पीकर्स, और ये 74% थे। तो 74 हम जैसे देख सकते हैं कि मेजोरिटी, अगर देखा जाए वहाँ पे किस तरह के लोग बहुत ज्यादा रहते थे तो वो रहते थे सिन्हेला स्पीकर्स। इसके बाद हम है हमारा एक और कैटेगरी है जो श्रीलंका कंट्री में रहते थे, वो है तमिल स्पीकर्स, और ये भी लैंग्वेज के बेस पे, और ये लोग कौन सी भाषा को इस्तेमाल करते थे, ये करते थे तमिल लैंग्वेज को, और ये 18% है टोटल। अगर देखा जाए तो ये 18% है इनका पूरा का पूरा रेशो। इसमें अब हम जब तमिल स्पीकर्स की बात करें तो तमिल स्पीकर्स में भी दो कैटेगरीज थे, जैसे यहाँ लिखा है अमंग तमिल देयर आर टू सब ग्रुप्स, दो सब ग्रुप से दो कैटेगरीज थी। एक थी तमिल स्पीकर्स में नेटिव तमिल, तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। एक श्रीलंका के ही लोकल पीपल थे, लोकल लोग थे, वहां के खुद के लोग जो बचपन से वहीं पे रहते थे, वहीं पे उनका जन्म हुआ था, तो उनको हम बोलते हैं श्रीलंकन तमिल, और इनका कॉम्पोजिशन 18% में से 13% था। जैसे कि हमने पहले देख लिया पूरा के पूरा कि 18% तमिल स्पीकर थे, तो 13% जो थे वो श्रीलंकन तमिल थे। और अगर दूसरे बात करें जो 5% रह गया, जो वो द रेस्ट हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जो और उन्हें बोलते थे इंडियन तमिल्स, आर कॉल्ड इंडियन तमिल्स। तो इसमें दो कैटेगरीज हमने पढ़ी तमिल स्पीकर्स में, एक थे श्रीलंकन तमिल जो वहां के खुद के नेटिव पीपल थे, और एक है हमारे इंडियन तमिल्स। तो इंडियन तमिल्स वो लोग थे जिनके जो पूर्वज थे वो इंडिया से वहां माइग्रेट होके गए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर्स during the colonial period. As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. अब हमें ये बात बहुत जानने की जरूरी है कि अगर हम कॉम्पोजिशन पूरा देखें इस मैप में, तो इस मैप में पूरा अच्छे से बताया है कि कहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग जो थे श्रीलंकन तमिल्स कहाँ रहते थे, और सिन्हेला स्पीकर्स मीन्स तमिल स्पीकर्स कहाँ रहते थे, और सिन्हेला स्पीकर्स कहाँ रहते थे। तो next scene, as you can see from the map, Sri Lanka Tamils are concentrated in the north and east of the country. तमिल जो लोग थे श्रीलंकन तमिल्स वो ज्यादा ज्यादा कहाँ रहते थे, वो रहते थे श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में। मोस्ट ऑफ द सिन्हेला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। अगर ज्यादा से ज्यादा हम सिन्हेला स्पीकर्स की बात करें, पहले एक पॉइंट यहाँ पे आपका याद रखने को गया कि श्रीलंका जो तमिल जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे, वो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते थे कंट्री के, श्रीलंका के। और सिन्हेला स्पीकर जो लोग थे मेजोरिटी में थे, और साथ ही वो किस धर्म को मानते थे, वो मानते थे बुद्धिज्म को। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज, और तमिल्स की बात करें तो तमिल्स ज्यादातर हिंदूज थे और मुस्लिम थे। देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। इसके साथ ही जो 7% लोग थे यहाँ पे वो क्रिश्चियंस यानी क्रिश्चियन ईसाई धर्म को भी मांगते थे, और उनमें से दोनों दो तरह के थे, तमिल भी थे और सिन्हेला भी थे, मतलब वो तमिल भाषा भी बोलते थे और सिन्हेला भाषा भी बोलते थे। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड हैपन इन सिचुएशंस लाइक दिस। अब आप इमेजिन करिए कि इस तरह की सिचुएशन में क्या हो सकता है जहाँ पे इतना एथनिक कंपोजिशन हो भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे। तो तरह तरह के जब लोग एक जगह रहते हैं तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है वहां की गवर्नमेंट के लिए भी, वहां के लोगों के लिए भी एडजस्ट करना। और एडजस्ट कब कर सकते हैं, जब हम सोचे पावर सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करें। In Belgium, the Dutch community could take advantages of its numeric majority and force its will on the French and German speaking. तो हमने ये देखा है कि कंट्रीज में जब कुछ लोग बहुत ज्यादा मेजोरिटी में संख्या वाइज ज्यादा हो जाते हैं, नंबर वाइज, तो वो क्या करना स्टार्ट करते हैं, वो दूसरे लोगों पे जो कम होते हैं उन पे ओवर रूल करना स्टार्ट कर दे, स्टार्ट कर दे, डोमिनेंस, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, सारे के सारे वो फायदे अपने लिए ले लेते हैं, हर चीज अपने लिए कर लेते हैं, और उनको हमेशा इग्नोर कर देते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोगों को, उनको उनके अधिकार नहीं देते हैं। तो इस वजह से हमेशा ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि बेल्जियम में भी डच स्पीकर जो थे वो बहुत ज्यादा नंबर में थे, मेजोरिटी में थे, तो वो फ्रेंच को हमेशा डोमिनेट करते थे। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर। तो इसी वजह से भेदभाव और झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं कम्युनिटी के बीच में, 2 या 3 कम्युनिटी जितनी भी रहती है उनके बीच में भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। दिस कुड लीड टू अ वेरी मैसी पार्टीशन ऑफ द कंट्री। और इसके वजह से बहुत बार हमने देखा है कि कंट्री का पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन जैसे नॉर्थ और ईस्ट साइड आप ले लो, वेस्ट और साउथ साइड हम ले लेंगे, तो इस तरह से एक कंट्री कई भागों में बट जाती है। बोथ दी साइड्स वुड क्लेम कंट्रोल ओवर ब्रूसेल्स। और इसी तरह से एक चीज हमने ये भी देखी कि दोनों के दोनों डच और फ्रेंच दोनों के दोनों किसको कंट्रोल करना चाहते थे, ब्रूसेल्स को। मतलब ये कैपिटल सिटी थी तो वो चाहते थे कि हमें दे दो, हमें दे दो। इन श्रीलंका the Sinhala community enjoyed an even bigger majority and could impose its will on the entire country. इसी तरह से अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में भी सिन्हेला जो हमने पढ़ा 74% जो लोग थे वहां पे वो सिन्हेला स्पीकर थे, और इस कम्युनिटी के लोग हर तरह के राइट्स को एंजॉय करते थे क्योंकि वो ज्यादा मेजोरिटी में थे, ज्यादा नंबर में थे, और अपनी मनमर्जी दूसरी कम्युनिटी पे चलाते थे, थोपते थे उनपे। इसी वजह से यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट झगड़े स्टार्ट शुरू
हो गए। तो अब हम देखते हैं श्रीलंका में किस तरह की क्या मेजोरिटी कम्युनिटी ने ऐसी कौन सी चीजें इस्तेमाल करी या कौन से ऐसे लॉ चला दिए या कोई ऐसी एक्ट पास कर दी जिसकी वजह से दूसरे ग्रुप को प्रॉब्लम्स होने लगी। तो इसी पेज में पेज नंबर 3 में दिया है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। तो देखते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट। मेजोरिटेरियनिज्म एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल, जैसे कि यहाँ पे दिया है, आई बिलीव दैट द मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विच एवर वे इट्स वांट्स by disregarding the wishes and needs of the majority। तो मेजोरिटेरियनिज्म एक तरह की कॉन्सेप्ट, एक तरह की थ्योरी होती है, एक विश्वास होता है कि इसमें एक मेजोरिटी कम्युनिटी जो ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो कंट्री में जैसा चाहे वैसी तरह से रूल करें और जिसको चाहे उसको डिसरिगार्ड करें, उसको उसके हक ना दें और अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकते हैं और माइनॉरिटीज को उनके अधिकार नहीं दें। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मेजोरिटेरियनिज्म, जो कॉन्सेप्ट ये फॉलो किया गया श्रीलंका में और जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट पैरा क्या कहता है हमें। फर्स्ट पैरा पे हमें ये पता चलता है श्रीलंका का देखी जाए तो श्रीलंका एक ऐसी आइलैंड कंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइलैंड कंट्री है। इसका मतलब ये अगर एक पीस ऑफ लैंड होता है, आइलैंड मीन्स अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाई वाटर। तो श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। ये इंडिपेंडेंट कंट्री कब बनी? ये बनी 1948 में। जिस तरह से इंडिया ने भी काफी स्ट्रगल किया उसी तरह से यहाँ भी कंट्री में काफी स्ट्रगल हुआ और ये भी किसी और देशों के कब्जे में था। तो 1948 में जब इसको अपनी इंडिपेंडेंस मिली तो उसके बाद से एक होता है ना, जब हमें किसी से इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो हम अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ श्रीलंका में कि लोगों ने अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाना शुरू किया। तो अब यहाँ के जो लीडर्स थे, क्योंकि सिन्हेला कम्युनिटी में ज्यादा लोग थे, तो वहाँ के लीडर्स ने किस तरह से अपनी गवर्नमेंट बनाई और किस तरह के न्यू न्यू मेजर्स स्टार्ट किए। तो देखते हैं द लीडर्स ऑफ द सिन्हेला कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी। तो जब वोटिंग सिस्टम हुआ तो ऑफकोर्स जब जो लोग ज्यादा संख्या में तो उनको ज्यादा वोट्स मिल गए और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो यहाँ भी जब इलेक्शन हुआ और जब गवर्नमेंट बनने का टाइम हुआ तो सिन्हेला कम्युनिटी के लोग ज्यादा संख्या में थे, तो उन्होंने उनकी गवर्नमेंट बन गई और जब उनकी गवर्नमेंट बन गई तो किस तरह से उन्होंने डोमिनेंस करना स्टार्ट कर दिया माइनॉरिटी कम्युनिटी को। अपनी कम्युनिटी को उन्होंने हर चीज राइट्स दिए, हर चीज फैसिलिटीज प्रोवाइड की, बट जो तमिल थे उनको डिसरिगार्ड किया गया। तो देखते हैं कौन कौन से मेजर्स उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू एस्टैब्लिश सिन्हेला सुप्रीमेसी। तो इनका जो न्यू इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी थी उनका मेन मोटिव यही था कि वो सिन्हेला कम्युनिटी को ऊपर रखे, सिन्हेला लोगों की सुप्रीमेसी को ऊपर रखे और दूसरों को नीचा दिखाएं। तो इसलिए उन्होंने एक मेजोरिटेरियन मेजर इस्तेमाल किया और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक 1956 में एक एक्ट पास किया, एक लॉ पास किया, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने सिन्हेला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया पूरी कंट्री की। इसके और इससे शो करता है कि तमिल जो लैंग्वेज थी उनको कोई भी जो एक होता है ना प्रेफरेंस और एक तरह का हक होता है वो कुछ भी ऐसा नहीं मिला। तो तमिल जो थे वो पूरे के पूरे डिसरिगार्ड कर दिए गए और इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन वाली एक जो फीलिंग होती है, एलिनेशन वाली, सेपरेशन वाली, कि अब हमारे इस कंट्री में कुछ है ही नहीं। क्योंकि रातों रात उन्होंने जब ये हो गया कि सिन्हेला एज दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री, इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग तमिल लैंग्वेज जानते थे अब उनकी कहीं वैल्यू नहीं रही। सपोज जो ऑफिस का सारा वर्क है, जैसे क्लर्क्स वगैरह जो भी काम करते हैं ऑफिस का या जो भी है, तो वो किस लैंग्वेज में होगा? सिन्हेला। इसका मतलब अगर आपको सिन्हेला लैंग्वेज नहीं आती तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको जॉब नहीं मिलेगी। जब जॉब नहीं रहेगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कहीं भी सर्वाइव करना। तो द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर सिन्हेला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। इवन इन्होंने क्या कर दिया, जैसे कि अगर यूनिवर्सिटीज में भी काफी सारी जो पोस्ट हैं वो खाली कर दी, रिजर्व कर दी फॉर सिन्हेला स्पीकर्स के लिए। सिन्हेला अगर आपको ये भाषा आती है तो आपको आराम से यूनिवर्सिटीज में सीट्स मिल जाती थी और इवन गवर्नमेंट जॉब्स में मिल जाती थी। और आपको अगर ये लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको ये गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलती थी। तो ये एक तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी इन्होंने स्टार्ट की, जिससे कि सिर्फ फायदा किसका हुआ? सिर्फ मेजोरिटी ग्रुप जो सिन्हेला स्पीकर्स था उनको हुआ, तमिल स्पीकर्स को किसी तरह का कोई फायदा नहीं हुआ इस चीज का। इसी तरह से न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। इसी तरह से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा, क्योंकि 74% जो पीपल थे यहाँ पे, जो लोग थे वो सिन्हेला स्पीकर थे और बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, तो उनका यही कहना था कि हम आगे चल के भी बुद्धिज्म को और प्रमोट करेंगे, फॉस्टर मीन्स प्रमोट करेंगे और इसको प्रोटेक्ट भी करेंगे और लोगों को, दूसरे लोगों को फोर्स भी कर सकते हैं कि आप भी बुद्धिज्म को ही
फॉलो करें। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। तो इस तरह के जो भी पॉइंट्स आ रहे थे वो एक के बाद एक आए जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या होता, फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंका तमिल। तो श्रीलंका तमिल्स के बीच में एक फीलिंग ऑफ एलिनेशन आ गई। एलिनेशन मतलब कि उनको कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको बिल्कुल अलग थलग कर दिया गया है, उनकी कोई इंपॉर्टेंस इस कंट्री में नहीं रही है और यहाँ पे उनके लिए सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive to their language and culture। और इन लोगों को ये भी समझ में आ गया था कोई भी जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज है जो लीड कर रही है और वो सिन्हाला लीडर्स हैं, वो उनके बारे में कोई चिंता नहीं कर रहे, उनके अंदर कोई सेंसिटिविटी नहीं है रिगार्डिंग इनके लैंग्वेज और कल्चर को, क्योंकि वो सिर्फ अपने लैंग्वेज कल्चर को सुपीरियर और हायर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर इनके लैंग्वेज और कल्चर के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, discriminated against them in getting jobs and other opportunities and ignored their interests। तो और इसी तरह से इनको ये भी फीलिंग आई और इनको समझ में आ गया कि जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया है, जो एक्ट पास किया, उसके अकॉर्डिंग ये भी है कि अब इन्हें आगे चल के गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज का कोई फायदा नहीं होने वाला है, इन्हें पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं मिलने वाले हैं और साथ ही इनके साथ भेदभाव हो रहा है हर जगह। जैसे जॉब लेने जाए तो अगर आपको सिन्हाला आती है तो आपको जॉब मिलती है, अगर आपको तमिल लैंग्वेज आती है तो आपको जॉब नहीं मिलती। साथ ही अगर आप तमिल स्पीकर हो, पहले से आप गवर्नमेंट जॉब में और अब आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होगी, सिन्हाला, तो आपको रातों रात सिन्हाला लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। और अगर आपको नहीं आती तो आप रिजाइन दे दो। तो बहुत सारे जो तमिल स्पीकर थे उन्होंने रिजाइन दे दिया, क्योंकि वो सिन्हाला लैंग्वेज जानते नहीं और रातों रात वो जान भी नहीं सकते, उसको नहीं पढ़ सकते। तो इस वजह से काफी लोगों ने रेजिग्नेशन भी दे दिया था। अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट। तो इस तरह से जो तमिल लोगों को हर जगह उनको अपॉर्चुनिटीज मिल ही नहीं रही थी, खत्म हो गई थी एक तरह से उनकी अपॉर्चुनिटीज। तो ये पूरा मेजोरिटेरिज्म जो श्रीलंका का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। नेक्स्ट पेज में आपका पेज नंबर 4 आ रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। एज अ रिजल्ट द रिलेशन, जो रिश्ता था बिटवीन सिन्हाला और तमिल कम्युनिटीज का, वो बहुत ही एक मुश्किल दौर से गुजरने लगा, बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। द श्रीलंका तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो श्रीलंका तमिल्स ने क्या किया, श्रीलंका तमिल्स ने बहुत से पॉलिटिकल पार्टीज को लॉन्च किया और स्ट्रगल किया कि हमें अपने जो तमिल लैंग्वेज है, हमें इसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दीजिए इसको। और ये डिमांड इन्होंने किसके सामने पेश करी, ये डिमांड इन्होंने करी पेश सिन्हाला स्पीकर्स के सामने, जो मेजोरिटी जो कम्युनिटी बैठी थी गवर्नमेंट में। तो इन्होंने 3 डिमांड पहले प्रेजेंट करी। एक ही तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाइए, दूसरी रीजनल ऑटोनॉमी, जहां एरियाज में हम रहते हैं हमें अपना खुद का शासन करना है, हम खुद अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे वहां, तो हमें अपना रीजनल ऑटोनॉमी दे दीजिए, सेल्फ पावर दे दीजिए। एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। यहाँ तक कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, हमें हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे वो जॉब का फील्ड हो चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो। जैसे आप रिजर्वेशन दे रहे हो सिन्हाला स्पीकर्स को, वैसे हमें भी इक्वल रिजर्वेशन दीजिए। बट दी डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बट तमिल वाज रिपीटेड इन इट। तो जो भी ये ऑटोनॉमी, सेल्फ पावर, सेल्फ रूल की बात कर रही थी, ये इस तरह की जो भी डिमांड्स इन्होंने पेश की थी, वो सारी डिमांड कोई डिमांड इनकी फुलफिल नहीं करी गई, कोई बात इनकी मानी नहीं गई। और उसके बाद बाई 1987 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल ईलम। और इसके बाद क्या हुआ, तमिल स्पीकर्स ने बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और उन सबकी एक डिमांड थी, ऐसा है अब इन्होंने डिमांड, ये जो छोटी मोटी डिमांड थी अब ये नहीं मांगी, अब उन्होंने सीधे कह दिया कि हमें एक अलग पूरा का पूरा तमिल ईलम, ईलम मतलब होता है स्टेट, एक पूरा अलग का अलग हमें स्टेट दे दो। अगर आप हम अगर नॉर्थ वेस्ट में रहते तो हमें वो एरिया दे दीजिए और वहां पे हम अपना खुद का अलग से रहेंगे। सारे तमिल स्पीकर जो भी हैं भाषा के आधार पे, मतलब कंट्री का डिवीजन हो जाएगा, पार्टीशन हो जाएगा कि सिन्हाला स्पीकर जो है वो एक जगह रहे हैं और जो तमिल स्पीकर है वो एक जगह रहे। तो इस तरह से इन्होंने डिमांड की कि तमिल ईलम के लिए जो हमें जगह चाहिए वो हमें कौन सी चाहिए, नॉर्थन एंड ईस्टर्न, क्योंकि जो नॉर्थन और ईस्ट पार्ट में ज्यादा से ज्यादा तमिल स्पीकर्स वहां पे रहते थे। तो इन्होंने यही कहा कि श्रीलंका का जो नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट है वो हमें दे दो, उसको हम क्या बनाएंगे, हम उसको नाम देंगे तमिल ईलम। The distrust between the two communities turned into a widespread conflict। और इस तरह से जो एक दूसरे को पे विश्वास न होना, इस तरह से किसी भेदभाव वाली स्थिति स्टार्ट हो गई थी, डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था। तो इस वजह से धीरे धीरे इन कम्युनिटीज के बीच में झगड़े होने लगे, बहुत मतभेद होने लगे और जिसकी वजह से धीरे धीरे कंडीशन बहुत खराब होती गई और सिविल वॉर होने लगा। सिविल वॉर एक वॉर होता है जो कंट्री के खुद के अंदर होता है, खुद की कम्युनिटीज के बीच में होता है, खुद के लोगों के बीच में होता है, किसी और कंट्री के साथ नहीं होता है। एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। और इसके साथ ही जब ये वॉर हुआ
तो इस वॉर में काफी सारे लोग मारे गए। बोथ द कम्युनिटीज, ऐसा नहीं था सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग मारे गए यानी कि तमिल के, नहीं ऐसा नहीं था, श्रीलंका सिन्हाला स्पीकर्स भी मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एज मैनी मोर लॉस्ट देयर लाइव्स। और काफी सारे लोग, क्योंकि जिस कंट्री में ऐसी शांति नहीं होगी, वॉर होगा, तो उस स्थिति में लोग मजबूर हो जाएंगे उस देश को छोड़ने के लिए, और बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज बन गए और दूसरी कंट्रीज में जाके सेट हो गए, क्योंकि उनके लिए वहां पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता गया। तो जो भी ऑक्यूपेशन, जो भी काम करते थे, वो भी धीरे धीरे छिन गया। इफ यू हैव read chapter 1 of economics textbook class 10th about Sri Lanka's excellent record of economic development, education and health। तो देखिए यहाँ पे, क्योंकि पूरी बुक जो है आपकी एनसीईआरटी का मेन यही होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बुक के चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं, बट दूसरी बुक्स के भी चैप्टर कनेक्टेड होते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो भी हम चीजें पढ़ते हैं हम उसको याद रखें, ताकि को रिलेट कर पाए और अपने आंसर्स को ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर पाए। बहुत टाइम ऐसा होता है जो हमें अच्छे से पता है, जब क्वेश्चन आता है तो हमें उसको पॉइंट्स में लिखना चाहिए, और पॉइंट्स के लिखने के लिए नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और नॉलेज आपको हर जगह से मिलती है, हर एक लाइन से मिलती है, हर एक वर्ड से मिलती है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको याद रखें अच्छे से, और अच्छे से पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़े। बेशक शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, बट आपको बहुत ही डीप नॉलेज मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है। जैसे कि इन्होंने बिल्कुल इकोनॉमिक्स का अगर आप चैप्टर पढ़ोगे, चैप्टर 1 जो कि डेवलपमेंट चैप्टर है, उसमें आपको श्रीलंका के बारे में बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। आप देखो अदर कंट्रीज के कंपेरिजन में, तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, हेल्थ भी बहुत अच्छी है। बट ये सब चीजें जो अच्छी हैं आज, तो कहीं ना कहीं उनका जो पास्ट है वो उसका एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। इसलिए हम अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक अच्छे से रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हो, इसलिए हमें हर चीज अपनी क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह का, किस कंट्री का पास्ट था, किस तरह का उसका प्रेजेंट और किस तरह का फ्यूचर होगा। तो ये लोगों से उनका बनता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो फिर उसके बाद देखिए, बट द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। इट एंडेड इन 2009। तो अगर हम इस पूरे कहानी को पढ़ें तो हमें ये चीज समझ में आता है कि अगर कोई भी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से किसी कंट्री में, हर चीज में डेवलपमेंट हो रही है, बट अगर किसी तरह का कोई सिविल वॉर या कुछ होता है, तो वो कंट्री बहुत पिछड़ जाती है ना, वो बहुत ही बैकवर्ड हो जाती है, और क्योंकि इतनी सब जो जो भी उन्होंने डेवलपमेंट की थी वो सब बर्बाद हो जाता है। तो इस तरह का जो पूरा स्ट्रगल जो यहाँ पे सिविल वॉर चला था, वो बहुत ही लंबा चला था। और वो कब खत्म हुआ, वो जाके पूरा खत्म हुआ 2009 में। तो ये पूरी स्टोरी थी आपकी श्रीलंका की, कि किस तरह की वहां पे प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि पहले अभी हम प्रॉब्लम्स पढ़े, फिर हम सोल्यूशन पढ़ेंगे, किस तरह का पावर शेयरिंग जरूरी है, किस तरह से बेल्जियम ने अपनी कंट्री में पावर शेयरिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, और किस तरह से उसके कंट्री में कोई सी तरह की सिविल वॉर वाली कंडीशन नहीं हुई, और हुई थी तो उन्होंने खत्म करी, क्योंकि उन्होंने पावर को शेयर इक्वल कर दिया। अगर श्रीलंका का देखें तो श्रीलंका में पावर को इक्वल शेयर नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। एक तो लोगों को सेटिस्फाई बहुत करना बहुत जरूरी है। अगर लोगों में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, तो ऐसी बात है कि बहुत ही ऐसी कंडीशन आ सकती है, जब जो कंडीशन है वो वॉर की कंडीशन हो सकती हैं, और पार्टीशन की कंडीशन हो सकती है, जिससे ये बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो आप प्लीज इसको पूरा रिवाइज करिएगा, और अगर आपके कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कॉमेंट करिएगा। आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट योर डाउट। नाउ थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।